हम लोग पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, या ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बोला जाए तो भारत में यूरोपियों का आगमन। उसमें हम लोगों ने पूरा बैकग्राउंड देखा कि भारत में यूरोपियों को आने की ज़रूरत क्या पड़ी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि रास्ता खोजने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसमें किसने खोजा? वास्को डी गामा ने। उसके बाद भारत में कंपनी इस्टेब्लिश की गई पुर्तगालियों की, एस्तादो दा इंडिया 1505 में। उसके बाद भारत में नीनो डी कुना को गवर्नरशिप दी गई, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं की, उसको दिक्कत थी कुछ, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला गवर्नर बना के भेजा गया। और उसकी गवर्नरशिप के टाइम पे युद्ध होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके बेटे की वजह से। तो दो लड़ाइयाँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हुई, एक बैटल ऑफ दीव हुई आपकी, और एक बैटल ऑफ चौल हुई। यहीं तक हम लोगों ने देखा था। और बैटल ऑफ दीव के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वापस निकल जाता है पुर्तगाल के लिए, लेकिन रास्ते में अफ्रीका में उसकी डेथ हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। और भारत में अगले गवर्नर के तौर पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क शासन करता है। यहीं से हम लोग को पढ़ना था। तो अगला जो हमारा गवर्नर है पुर्तगाली, वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क या अल्बरक्यूबरक्यू। कब से कब तक इसकी गवर्नरशिप रही है, कब तक भारत का गवर्नर रहा, मतलब पुर्तगाली साम्राज्य का? 1509 से लेके 1515 ईस्वी तक। जब ये भारत आ रहा था तो भारत आते वक्त रास्ते में इसने कई जगहों पे कब्जा किया, और इन लोग का सीधा सीधा जो खुन्नस रहता था, गुस्सा रहता था, वो अरबों पे ही रहता था। तो इसने भी कुछ अरब टेरिटरी पे कब्जा किया। उन टेरिटरीज में एक नाम आता है आपका मस्कत, जो सऊदी से कनेक्टेड रहते हैं, अरब वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं, ये नाम सुने होंगे। ये आपका पड़ता है ओमान में। तो मस्कत पे कब्जा किया। और एक जगह है वो है सोकोत्रा आइलैंड है, ये आपका पड़ता है यमन में। इन दो जगहों पे रास्ते में ये कब्जा करते हुए आया था, और भारत में आके फिर पुर्तगाली साम्राज्य के विस्तार के लिए काम करता है। पुर्तगाली साम्राज्य के एक्सपेंशन के लिए, विस्तार के लिए इसने इतना बेहतर काम किया कि इसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का रियल फाउंडर, या फिर हिंदी में कहें तो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। क्योंकि इसने, मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जितना काम किया उसको इसने 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को इस हद तक मजबूत कर दिया कि ना इसके पहले अल्मेडा ने किया था, ना इसके बाद जितने गवर्नर आए वो कर पाए। ठीक है, तो ऐसा क्या कर दिया इसने, ऐसा कौन सा तीर मार दिया जिसकी वजह से इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसने आते ही जो पहला काम किया वो अल्मेडा की पॉलिसी को ख़त्म करना। अल्मेडा ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसे बोला जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके तहत ये फैसला लिया गया था कि भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य है वो टेरिटरी या ज़मीन पे फोकस नहीं करेगा। कहाँ फोकस करेगा? वो वाटर पे, यानी कि सी पे फोकस करेगा, ताकि उस सी से, उस समुद्र से जितने व्यापार हो रहे हैं, जितने साम्राज्य, जितने राज्य जो भी व्यापार कर रहे हैं, दुनिया का जितना जहाज उस समुद्र से, यानी कि इंडियन ओशन से गुजरेगा, उन सब पे ये क्या करते थे, बहाने से इनडायरेक्टली टैक्स वसूलते थे कि आपका जहाज देखिए यहाँ से गुजरेगा, इतना समुद्र में डाकू लुटेरे रहते हैं, आपके जहाज की हम डाकू लुटेरों से जो है हिफाजत करेंगे, आप हमसे पास ले लीजिए, जिसको कार्टा सिस्टम बोला जाता था। तो इस तरीके से पुर्तगाली अब तक कहाँ फोकस कर रहे थे? समुद्र पे फोकस कर रहे थे। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इस पॉलिसी को चेंज किया। मतलब पॉलिसी तो चलती रही, लेकिन उसने बोला कि जो तुमने डिसाइड किया था ना कि हाँ हम लोग ज़मीन पे फोकस नहीं करेंगे, इसको अल्बुकर्क ने चेंज किया कि बोला कि ये पॉलिसी गलत है, हम लोग ज़मीन पे भी फोकस करेंगे। समुद्र पे बहुत फोकस हो गया,
सारा ध्यान हम लोग समुद्र पे ही लगा रहे हैं, हमारा एम्पायर बढ़ेगा ही नहीं। सिर्फ समुद्र समुद्र करके जो है पानी पी के पैसा कमाना तो है नहीं, हमको अपना साम्राज्य भी तो बढ़ाना है। इसके लिए इसने जो है एक आक्रामक नीति अपनाई, अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई एक्सपेंशन की, और फैसला किया कि इंडियन टेरिटरीज पर, भारतीय ज़मीनों पर ये अपना विस्तार करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी पे कब्जा करेगा। वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, जो मलेशिया वगैरह का रीजन है, मलक्का वाला रीजन है, उन सब पे इसने कब्जा करने का फैसला किया, ताकि पूरा जो ट्रेड रूट है, व्यापार का जो मार्ग है, वो भी उसके हाथ में रहे और पूरा एरिया जो है पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन हो जाए। इसके लिए इसने 4 पॉइंट पॉलिसी अपनाई, 4 सूत्रीय नीति। ये 4 सूत्रीय नीति या 4 पॉइंट पॉलिसी क्या थी? इस पॉलिसी का पहला जो पॉइंट था वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी भारत में कब्जा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी भारत में कब्जा करेंगे और उस पर डायरेक्ट अपना शासन करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी कब्जा कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, युद्ध करके कब्जा, मतलब जो है आक्रमण करके। अगर ये मुमकिन नहीं होगा तो दूसरा पॉइंट क्या इन्होंने लिया कि हम लोग जो है मिक्स्ड मैरिज करेंगे। मिक्स्ड मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट था इन लोग का, इसका मतलब ये था, मतलब ये पुर्तगाली थे यानी कि क्रिश्चियन थे, तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग भारत में आएंगे, मर्द जो है पुर्तगाली मर्द होंगे, भारत में आके हिंदू और मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे। अब जब शादी करेंगे भारतीय हिंदू मुस्लिम लड़कियों से, और मेल या दूल्हा कौन है? पुर्तगाली है, क्रिश्चियन है, तो जो औलाद होगी, जैसे पिता से ही वंश चलता है ना, तो जो औलाद होगी वो क्या होगी? क्रिश्चियन पैदा होगी, पुर्तगाली पैदा होगी। तो इस तरीके से भारत में क्रिश्चियनिटी का भी विस्तार होगा। दूसरा, पुर्तगाली जनसंख्या जो है वो भी भारत में धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि इनकी संख्या भारत में बहुत कम थी। तो एक तरीका ये उन्होंने अपनाया भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के विस्तार का। और ये मुमकिन बहुत ज़्यादा ना हो तो तीसरा जो तरीका था वो था फोर्ट्स का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किले बनाए जाएं। और चौथा जो तरीका था वो ये कि इंडियन ट्रेडर्स और रूलर्स से ज़बरदस्ती अपनी सर्वोच्चता को स्वीकार कराया जाए, एक्सेप्ट कराया जाए, और बदले में नजराना लिया जाए। नजराना क्या होता है? ट्रिब्यूट। जैसे कि बिना वजह खुशी खुशी पैसे दिए जाते थे पहले बादशाह लोगों को। जैसे मान लीजिए मुगल बादशाह दिल्ली में बैठा है ना, और भी छोटे छोटे गवर्नर और अलग अलग छोटे छोटे राज्य होते हैं, तो वो सर्वोच्चता एक्सेप्ट करते हैं जो सबसे बड़ा है, और अपनी खुशी से पैसे उपहार वगैरह भेजते हैं। तो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि जबरदस्ती। हाँ बोलिए। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स, रुकिए। फोर्थ ये है कि टू एक्सेप्ट सुप्रीमेसी ऑफ पुर्तगीज बाय इंडियन ट्रेडर्स, ताकि ये व्यापारी पुर्तगालियों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेंगे तो उनके अधीन रहेंगे, और जब भी नजराना पैसा वैसा जो भी उपहार वगैरह देने की जरूरत होगी तो वो उपहार वगैरह भी देंगे। तो ये 4 सूत्रीय नीति को इसने अपनाया और समुद्र से ध्यान हटा के पूरी तरीके से जमीन पे फोकस कर किया इसने। और इसके बाद साम्राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अल्फेंसो डी अल्बुकर्क, यहाँ पे देखिए, ये गवर्नर था, ठीक है। पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा गवर्नर ये है अल्फेंसो डी अल्बुकर्क, 1509 से लेके 1515 के बीच में, ठीक है। इसके बाद इनके साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से होता गया। कई सारी टेरिटरीज पे इसने जो है कब्जा किया, और इसने जो पहली टेरिटरी अल्बुकर्क ने जीती भारत में, वो थी आपकी गोवा।
गोवा को इसने 1510 में जीता। इससे पहले भारत में इन्होंने अभी तक कोई प्रॉपर टेरिटरी को कब्जा नहीं किया था, अपने बस में नहीं किया था, क्योंकि अब तक तो जैमोरिन और वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन्हीं की मदद से, उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे थे। लेकिन भारत में ये पहली बार हुआ कि पुर्तगालियों ने एक टेरिटरी पे कब्जा किया जो थी गोवा। और ये गोवा उस वक्त बीजापुर सुल्तान के अधीन था, जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, हालांकि बाद में इनके हाथ से गया, फिर वापस आया, और लास्ट तक गोवा जो है 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। ये बात याद रखिएगा, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए लेकिन सबसे आखिर तक रुके रहे। 1961 में 19 दिसंबर आई थिंक शायद था कि गोवा जो है भारत का हिस्सा फिर से बन गया था। तो बहरहाल 1510 में गोवा इनके कब्जे में आया और धीरे धीरे कई और सारी टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश की। 1511 में स्टेट ऑफ बंटम, बंटम आज का जकार्ता है, ठीक है, इनको हराया, स्टेट ऑफ बंटम को हराया, वहाँ का जो राजा था उनको हराया, और मलक्का पे पूरी तरीके से इसने कंट्रोल कर लिया। मलक्का क्या है? स्ट्रेट है, और मलक्का इम्पोर्टेंट इसलिए था कि पूरी दुनिया का व्यापार जो है मलक्का के थ्रू होके गुजरता था। भारत का पूरा व्यापार जो पैसिफिक से होता हुआ, अमेरिका का पूरा व्यापार यहीं पैसिफिक से होते हुए मलक्का से भारत के लिए आता था। तो इस पे कंट्रोल करना यानी कि पूरे समुद्री व्यापार पे कंट्रोल करने जैसा था। तो मलक्का तो आपका नहीं, गोवा की तरफ नहीं पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया में है ये। सुमात्रा, जावा आइलैंड आपने सुना है इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है मलक्का, ठीक है। तो इस तरीके से ईस्ट पे इन्होंने कब्जा किया 1511 में, और फिर 1515 में इन्होंने वेस्ट की तरफ भी ध्यान दिया, और अरबों का जो अरबियन पेनिनसुला है वहाँ पे एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी इन्होंने क्या किया? कैप्चर कर लिया। इस तरीके से ईस्ट का भी और वेस्ट का भी दोनों रास्ता इन लोगों के कब्जे में आ गया। तो जाहिर सी बात है इनका एम्पायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने 1513 में अदन पे भी कब्जा किया था। गल्फ ऑफ अदन का नाम आप लोगों ने सुना है? गल्फ ऑफ अदन पे जो है इन्होंने कब्जा किया, यमन के बिल्कुल नीचे वाला जो इलाका है ना वहाँ पे। तो गल्फ ऑफ अदन पे कब्जा करने का मतलब है कि पूरा रेड सी का जो रूट है ना, जो यूरोप से कनेक्ट हो रहा है मेडिटेरेनियन सी से, ये पूरा रास्ता भी किसके अधीन हो गया? पुर्तगालियों के अधीन। तो आप एक तरीके से देखिए, अगर मैप के थ्रू अगर आप देखें, मैप आई थिंक इसमें पहले का था ही, देखिए ये है ओटोमन एम्पायर का, लेकिन ओटोमन एम्पायर को फिलहाल भूल जाइए, ऐसे ही देखिए यहाँ पे। ये है आपका अदन, यहाँ पे गल्फ ऑफ अदन, और तो ये पूरा वेस्ट का इलाका जो है यहाँ पे, ये रेड सी से होते हुए यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। तो ये इलाका भी किसके अधीन हो गया? पुर्तगालियों के अधीन हो गया। हॉर्मुज भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो कहीं से कोई रास्ता ही नहीं था। मस्कत हो गया जो कि आपका ओमान में है, और ओमान का मतलब ओमान ये है आपका, तो ये भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया। और सुकोत्रा यमन में है, तो यमन तो यहाँ पे है, तो ये भी कंट्रोल कर लिया। तो ये दोनों रास्ता किसके अधीन हो गया? पुर्तगालियों के अधीन। और इसके अलावा मलक्का की बात की, मलक्का आई थिंक यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मलक्का ठीक है, यहाँ समझ लीजिए ये मलक्का आपका लगभग यहीं पे है, ये इंडोनेशिया वगैरह है, यहीं मलक्का है। तो जितना इधर से व्यापार होता था, गुजरता था मलक्का से, ये भी इनके कब्जे में आ गया। तो कह लीजिए कि इनका एम्पायर पूरे दुनिया के कारोबार को धीरे धीरे क्या कर रहा था? अपने अधीन कर रहा था, ठीक है। और भारत में भी जैमोरिन जो है रुक रुक के उछलता ही था। तो जैमोरिन की भी डेथ हो जाती है 1513 में, और जैमोरिन की डेथ इसने अपने हाथों से नहीं की, बल्कि उसी के आदमियों के द्वारा जैमोरिन का कत्ल करवा दिया।
तो इसका रास्ता हर तरीके से साफ हो गया और बहुत बेहतर तरीके से ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो एक चीज़ ये भी है, जैसे आज के टाइम पे भी होता है ना कि जब आप बहुत बेहतर काम करते हैं तो 18 लोग 18 बातें करते हैं, 4 लोग नहीं करते, 18 लोग करते हैं बातें। दुनिया भर की खरी खोटी आपको सुननी पड़ती है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने लगते हैं ना। अभी तो मान लीजिए हम सब एक स्टूडेंट वाली फेज़ में हैं। जब आप सफल हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे लाइफ में, तो दुश्मन बहुत होंगे जो आपकी सफलता से जलते हैं कि हाँ इतना कमा रहा है, ये गाड़ी है, ये घर है, वो है। तो वैसे ही जब अल्बुकर्क इतना बेहतर तरीके से भारत में काम कर रहा था, हमारे लिए भले बेहतर नहीं बट पुर्तगाली साम्राज्य के लिए तो बेहतर है, तो बाकी जो पुर्तगाली थे ना उन लोग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हाँ इतना जो है सब किए जा रहा है, राजा तो एकदम खुश हो जाएंगे। तो वहाँ पुर्तगाल के लोगों ने राजा का कान भरना शुरू कर दिया कि अरे अल्बुकर्क जो है गड़बड़ है, ये है, बीनबाज कर रहा है वहाँ भारत में बैठ के। तो इसके चलते वहाँ के राजा ने भी उन लोगों की बात मान ली और राजा ने अल्बुकर्क को बोला कि बेटा भारत में बहुत रह लिए और अब तुम वापस पुर्तगाल आ जाओ। 1515 में वहाँ पुर्तगाल के राजा ने अल्बुकर्क को वापस बुलाने का फैसला किया, लेकिन अल्मेडा की तरह इसकी भी किस्मत खराब थी। गोवा में ही 1515 में इसकी डेथ हो जाती है, बेचारा वापस जा नहीं पाता। ठीक है, इसके बाद पूरे टाइम पीरियड में न इससे पहले न इसके बाद कोई इतना महान या इतना ज़हीन या पावरफुल गवर्नर पुर्तगाली साम्राज्य में नहीं आया और न आने की वजह से पुर्तगाली साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। अभी शुरू हुआ, जस्ट वास्तविक संस्थापक है, लेकिन इसके संस्थापक होने के साथ ही इसका पतन भी शुरू हो जाता है क्योंकि इससे ज़्यादा महान कोई आया ही नहीं। तो अगर वजह आपको बतानी हो कि पुर्तगाली साम्राज्य के खत्म होने की क्या क्या वजह थी, तो उसमें एक वजह आप लिखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क का मरना या भारत से वापस बुलावा। ठीक है, और भी कई सारे पतन के कारण थे, जैसे कि इसके टाइम पीरियड में हालांकि पूरा पुर्तगाली साम्राज्य जब तक भारत में रहा वो मुसलमानों से अरबों से चिढ़े रहे, नफरत एकदम इनके खून में थी मुसलमानों के लिए, और ज़बरदस्ती उनका जो है क्रिश्चियन में धर्मांतरण करवाना, ये सारी चीज़ें चल रही थी और हिंदुओं को ये बढ़ावा देते थे। लेकिन हिंदू भी पुर्तगाली के खिलाफ हो गए थे क्योंकि वो देख रहे थे कि किस तरीके से ये मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं और कितना तेज़ी से ये इनको क्रिश्चियन बना रहे हैं। तो हिंदुओं को भी इस बात से डर लगती थी। तो हिंदू मुस्लिम का जो ये नफरत इन्होंने फैलाया ना, ये भी एक वजह थी इनके पतन की। बहरहाल, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क की गवर्नरशिप 1515 ईस्वी में खत्म हो गई। उसके बाद कई सारे गवर्नर आए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, सब किसी काम के नहीं थे। उसी बीच में एक बार वास्को डी गामा भी आया था, 3 महीने के लिए बेचारा गवर्नर था, लेकिन उसकी भी 3 महीने में ही डेथ हो जाती है। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो इम्पोर्टेंट आपको गवर्नर याद रखना है तीसरे नंबर पे, वो है आपका नीनो, या फिर नैनो भी बोलते हैं, नीनो डी कून्हा। ये भारत में 1529 से लेके 38 ईस्वी तक शासन करता है। और ख़ास बात याद रखिएगा कि इसने ही गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक सीक्वेंस समझने की कोशिश करिए आप लोग। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर था, उसने क्या बोला कि भैया देखो हम लोग संख्या में कम हैं, इसलिए हम लोग फोकस किस पे करेंगे, समुद्र पे। देखिए, नीनो डी कून्हा 1529 से लेके 1529 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर रहा। इसके टाइम पीरियड की एक खास बात याद रखिएगा कि इसने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाया। अब हम क्या कह रहे थे कि सीक्वेंस थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला गवर्नर था। इसने क्या बोला था कि हम लोग ज़मीन छोड़ के समुद्र पे काम करेंगे क्योंकि हम लोग संख्या में कम हैं। ठीक है, तो उसने क्या मेन काम किया, ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर उसके बाद अल्बुकर्क भैया है, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, समुद्र पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हमको ज़मीन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। और इसने कौन सा काम किया, 4 पॉइंट पॉलिसी।
तो सबका एक यूनिक यूनिक काम रहा। उसके बाद जब तीसरा ये आया ना, नीनो डी कुन्हा, इसने बोला कि समुद्र भी ठीक है, जितना होना था हुआ, 4 पॉइंट पॉलिसी भी ठीक है, उसको भी जारी रखेंगे, लेकिन अब हमको ईस्टर्न कोस्ट पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है। आपको याद होगा कि ये भारत है, मान लीजिए पेनिनसुला है ये भारत का, आपने देखा कि जितनी भी फैक्ट्री बनी सब यहीं बनी वेस्टर्न कोस्ट पे। गोवा भी वेस्टर्न कोस्ट पे है ना? कालीकट वेस्टर्न कोस्ट पे है। सारा वेस्टर्न कोस्ट पे काम हो रहा था इन लोग का। दमन दीव की बातें आई, वेस्टर्न कोस्ट पे है। चौल की बातें आई, वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है। तो नीनो डी कुन्हा के टाइम पे ये बोला गया कि अब जो है हम लोग वेस्टर्न कोस्ट तो ठीक है बहुत काम कर लिया, अब हम लोग फॉलो करेंगे ईस्टर्न कोस्ट को, भारत के पूर्वीय तट को। और इन्होंने भारत के पूर्वीय तट पे विस्तार का काम करना शुरू कर दिया। कैसे विस्तार का काम इन्होंने पूर्वी तट पे शुरू किया? इन्होंने सबसे पहले 2 मिलिट्री पोस्ट बनाए। मिलिट्री पोस्ट यानी कि सेना के रहने की जो वो होती है ना, कैंटोनमेंट जिसको बोलते हैं। नाम याद कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए शायद ये इंपॉर्टेंट हो। एक तो है आपका सेंट होम, ये आपका है चेन्नई में। चेन्नई यानी कि आपका ये पूर्वी तट हो गया, तमिलनाडु। इसके अलावा एक मिलिट्री पोस्ट इन्होंने बनाया नागापट्टिनम। और ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ये भी पूर्वी तट पे। तो पहला काम पूर्वी तट पे इन्होंने क्या किया अपनी मजबूती के लिए? मिलिट्री पोस्ट बना दिए। सैनिक जो भी हिंदी में जो भी बोलते हैं उनके रहने का ठिकाना जो होता है, उन्होंने ये 2 काम किए। नागापट्टिनम, नागापट्टिनम है आपका आंध्र प्रदेश में। इसके साथ इन्होंने एक और काम किया, 2 बंदरगाह बनाए 1534 ईस्वी में। 2 बंदरगाह का नाम क्या है वो भी आप नोट करिए। और ये भी पूर्वी तट पे, ठीक है ना? ये सारा पूर्वी तट पे काम हो रहा है, ईस्टर्न कोस्ट पे। 2 बंदरगाह कौन कौन से बने? एक का नाम है पोर्ट पिक्यूनो, इसको बोलते हैं लिटिल भी बोलते हैं, छोटा। ये आपका कहाँ था? सटगांव, और सटगांव को चटगांव भी बोलते हैं, वो है। उसके अलावा दूसरा जो पोर्ट है उसको बोलते हैं पोर्ट ग्रैंड, या पोर्टो ग्रैंड भी बोलते हैं। और ग्रैंड का मतलब ही क्या है? ये बिग पोर्ट है। और ये आपका कहाँ था? ये आई थिंक नहीं, ये चटगांव में था। ये इस टाइम पे जो है ना वहां पे है, बांग्लादेश में। तो 2 पोर्ट इन्होंने बनाए। इसके अलावा इन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे फैक्ट्री भी स्टैब्लिश की। अब तक जितनी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी कहाँ कहाँ पे हुई थी, किसी को याद है? पहली जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी जिसको वेयर हाउस के तौर पे नाम मात्र की फैक्ट्री थी, वो थी कालीकट में। लेकिन प्रॉपर फैक्ट्री जो स्टैब्लिश की उन्होंने वो पहली थी कोचिन में, वेस्टर्न कोस्ट पे। फिर उसके बाद उन्होंने एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, वो थी आपकी कैन्नूर में। ठीक है ना? याद आ रहा है कुछ? और फिर तीसरी फैक्ट्री उन्होंने, हाँ अच्छा, हाँ तो सारी याद रखिएगा। उसके बाद एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी तीसरी इन्होंने क्विलॉन में। ये सारी फैक्ट्री कहाँ है आपकी? वेस्टर्न कोस्ट पे है, पश्चिमी तट पे है, मालाबार तट पे है। लेकिन नीनो डी कुन्हा के टाइम पे जाहिर सी बात है हम लोग सारी बात कहाँ की कर रहे हैं? पूर्वी तट की कर रहे हैं। तो पूर्वी तट पे भी इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश की। और उसमें जो पहली फैक्ट्री इन्होंने स्टैब्लिश की थी वो थी हुगली में। हुगली कहाँ है आपका? बंगाल में। इसके अलावा बालासोर में फैक्ट्री स्टैब्लिश की। बालासोर कहाँ है? नोट करते रहिएगा साथ में। बालासोर में, हाँ, क्विलोन,
क्विलोन, कोल्लम, केरला। ये सब वेस्ट में, पश्चिम में। ये सारा पढ़ा चुके हैं, पीछे की 2 क्लास का ये बताए हैं कि सारी फैक्ट्री वेस्ट में स्टैब्लिश हुई। अब जो स्टैब्लिश हो रही नीनो डी कुन्हा के टाइम पे, वो सारी हो रही है आपकी ईस्ट में। पहली जो स्टैब्लिश हुई वो हुई हुगली में, जो कि आपका बंगाल में है। दूसरी हुई आपकी बालासोर में, जो कि आपका उड़ीसा में है। तीसरी आपकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई वो हुई आपकी चिटगांव में। और इसके अलावा पटना में भी फैक्ट्री आपकी स्टैब्लिश हुई, यानी कि बिहार में। इस तरीके से इन्होंने पूर्वी तट पे अपना विस्तार सुनिश्चित किया। हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, इशू आते रहे इनके टाइम पीरियड में। इशू क्या क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। इसी नीनो डी कुन्हा के टाइम पीरियड में एक सबसे बड़ा जो इशू आया पुर्तगालियों के सामने, वो आया था बहादुर शाह का। बहादुर शाह ये मुगल वाला नहीं है, गुजरात का एक सुल्तान था जिसका नाम था बहादुर शाह। ठीक है। बहादुर शाह जो गुजरात का था, ये चाहता था पुर्तगालियों से दोस्ती करना, क्योंकि इस टाइम पे भारत में हुमायूं का शासन चल रहा था। मुगल एम्पायर में हुमायूं का शासन चल रहा था और हुमायूं और बहादुर शाह की आपस में लड़ाई चल रही थी। और बहादुर शाह बहुत कमज़ोर था, तो वो चाहता था कि किसी तरीके से पुर्तगालियों से साठ गांठ जुड़ जाए, उनसे दोस्ती हो जाए, तो बहादुर शाह से जो है वो निपट सके। तो बहादुर शाह क्या चाहता था कि किसी तरीके से पुर्तगालियों से साठ गांठ हो जाए तो हुमायूं से वो बच सके, क्योंकि हुमायूं और बहादुर शाह की लड़ाई चल रही थी। तो पुर्तगाली भी अब इतने महान तो थे नहीं, इतना बड़ा दिल तो था नहीं कि वो आराम से बहादुर शाह की मदद कर देते। पुर्तगालियों ने कहा कि आप हमको बसीन दे दीजिए। बसीन एक जगह है आज के टाइम पे महाराष्ट्र में, ठीक है। बसीन, दमन और दीव। दमन दीव क्या है? आपका यूनियन टेरिटरी है। पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से बोला कि देखो देखो भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे हुमायूं से लड़ने में, लेकिन बदले में हमको क्या चाहिए? बसीन, दमन और दीव। और बहादुर शाह बेचारा एकदम परेशान हाल पड़ा हुआ था। वो बोला कि अरे ठीक है, जो लेना है ले लो, बस किसी तरीके से ये हुमायूं से जो तिकड़मबाजी हो रही है ना, इसमें हमारी मदद कर दो। पुर्तगाली बोले ठीक है, बसीन, दमन, दीव हमको दे दो, हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जैसे ही वादा दोनों के बीच में हुआ, हुमायूं खुद थोड़ा सा ढीला पड़ गया और बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में जो लड़ाई थी ना, वो लड़ाई खत्म हो गई। अब जैसे ही ये लड़ाई खत्म हुई, बहादुर शाह को अफसोस होने लगा कि क्या खाम जाके पुर्तगालियों से डील कर लिए और खाम बसीन, दमन, दीव देने का वादा कर दिया। बहादुर शाह पहुंचा पुर्तगालियों के पास, यानी कि नीनो डी कुन्हा के पास, कि बोला देखो भैया, हुमायूं से मेरा कोई झगड़ा वगड़ा है नहीं, तो तुम्हारी मदद की भी जरूरत नहीं और मदद तुमसे चाहिए नहीं हमको। तो जो बसीन, दमन, दीव लेने की बात किए थे ना, अब वो तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कुछ झगड़ा ही नहीं, हेल्प ही नहीं करें लेनी है तुमसे, तो तुमको हम क्यों दें। नीनो डी कुन्हा अपनी बात पे अड़ गया, कह रहा है कि नहीं, हम जो है वापस नहीं करेंगे बसीन और जो दमन और दीव है, क्योंकि ये वादा कर चुका था, तो पुर्तगालियों को मिल चुका था। अब बहादुर शाह वापस मांग रहा है कि नहीं, कुछ मदद हुई ही नहीं है, झगड़ा हुई नहीं है, तो क्यों तुम लोग रख रहे हो, हमको तो वापस करो। नीनो डी कुन्हा बोल अड़ा रहा अपनी बात पे कि जो करना है कर लो, हम तुमको वापस नहीं देंगे। तो इस बात की वजह से बहादुर शाह और नीनो डी कुन्हा के बीच में रस्साकसी शुरू हो गई, दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। इसी संघर्ष के चलते बहादुर शाह जो है नीनो डी कुन्हा से मिलने पहुंचा 1937 में एक जहाज पे। 1937 करें, 1537, ठीक है। एक जहाज पे दोनों के बीच में जो है बातचीत चल रही थी, निगोशिएशन चल रहा था। और इसी बीच पता नहीं क्या हुआ कि बहादुर शाह जो है समुद्र में गिर गया और डूब के उसकी मृत्यु हो गई। अब इतिहास में पुख्ता सबूत नहीं है, पुर्तगाली ही मौजूद थे जहाज पे, बहादुर शाह तो अकेला था। तो पुर्तगालियों ने ये लिखा इतिहास में, और वहां पे ये बताया गया कि बहादुर शाह जो है अपने से गिरा और डूब के मर गया।
जबकि ये बिल्कुल असंभव सी बात है कि एक भारतीय, उसको तैरना नहीं आ रहा है। बल्कि भारतीय इतिहासकार क्या मानते हैं कि बहादुर शाह को नीनो डी कुन्हा ने जानबूझ के समुद्र में धक्का दिया और डुबो के मार दिया, ताकि दीव दमन पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहे। और यही हुआ भी। बहादुर शाह की डेथ के बाद 1537 के बाद दीव जो है पुर्तगालियों के अधीन हो गया, और अपने सेटलमेंट्स को, अपने साम्राज्य को ये धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे, और अपने व्यापार को भी उसी मजबूती के साथ इन्होंने जारी रखा, और भारत में ब्लैक पेपर और सॉल्ट पीटर पे अपनी मोनोपोली बनाए रखी। ब्लैक पेपर क्या है? आपकी काली मिर्च, और सॉल्ट पीटर एक तरीके से बारूद टाइप पे है। ये दो सामान थे जिस पे पुर्तगालियों की मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब क्या है? एकाधिकार। यानी कि ये दोनों सामान सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली बेचेंगे, और लोगों को अगर खरीदना भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों से ही खरीदेंगे। कोई और ये सामान बेच ही नहीं सकता, न किसी और से कोई खरीद सकता है। ये होता है मोनोपोली या एकाधिकार। तो पुर्तगालियों का इन दोनों सामानों पे एकाधिकार रहा, और इस तरीके से व्यापार में भी इनका वर्चस्व होता गया, और एम्पायर भी इनका धीरे धीरे बहुत ही मजबूत हो चुका था। लेकिन कहानी बदल जाती है। कहानी बदलती इस वजह से है कि इसके बाद कोई महान गवर्नर आया नहीं, सब एक के बाद एक कमजोर। तो यहाँ से पुर्तगाली साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। पतन होने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पुर्तगाल जो है स्पेन के कंट्रोल में हो गया। पुर्तगाल पे किसने शासन शुरू कर दिया अपना? स्पेन ने। और पुर्तगाल स्पेन के अधीन रहा 1580 से लेके 1640 तक। 1580 से 1640 का मतलब क्या हो गया? 160 साल तक पुर्तगाल स्पेन के अधीन रहा, और स्पेन का भारत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसका पूरा इंटरेस्ट कहाँ था? अमेरिका की तरफ, क्योंकि शुरू में ही उन्होंने दुनिया बांटी हुई थी। स्पेन बोला कि देखो भैया, हमको भारत वर्त में तनिक को इंटरेस्ट है नहीं, तुमको जो करना था तुम किए, अब हम लोग जो है अपना ही फोकस करेंगे। तो इसके बाद भारत में एम्पायर तो रहा पुर्तगाल का, लेकिन कुछ खास भारत में इन लोगों ने तरक्की नहीं की। स्पेन को रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन और तेजी से शुरू हो गया, क्योंकि 160 साल तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया भारत पे, तो पतन तो होना ही था। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से भारत में पुर्तगाली शक्ति कमजोर हुई। उसमें एक फैक्टर था 1605 में भारत में डचों का आगमन। शुरुआत तो 1602 से ही हो गई थी, लेकिन भारत में ये भी धीरे धीरे फैल रहे थे। दूसरा ये 1608 भारत में इंग्लिश का यानी कि अंग्रेजों का आगमन, इससे भी पुर्तगाली कमजोर हुए। और एक चीज थी कि एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मेन शहर रहा उस वक्त, आज भी है, वो है आपका बॉम्बे। तो 1662 में क्या हुआ? चार्ल्स टू की शादी हुई कैथरीन ब्रिगेंजा से। कैथरीन ब्रिगेंजा पुर्तगाली थी, तो ये दहेज में क्या की? अपने ससुराल वाले को बॉम्बे दे दी। यानी कि पुर्तगालियों ने बॉम्बे दहेज के रूप में चार्ल्स टू को दे दिया, और चार्ल्स टू ने यही बॉम्बे लीज पे, या आम भाषा में कहिए कि उधार पे उठा के किसको दे दिया? अंग्रेजों को। तो एक बड़ा शहर पुर्तगालियों के हाथ से निकल गया। चार्ल्स टू प्रिंस था ये, इसकी शादी हुई कैथरीन ब्रिगेंजा से। कैथरीन ब्रिगेंजा पुर्तगाली थी, ठीक है। तो जो लड़की होती है वही दहेज लेके जाती है ना। तो पुर्तगालियों ने क्या किया? दहेज में बॉम्बे को दे दिया, मुंबई, आज का मुंबई जो है, दहेज में दे दिया। तो एक बड़ा शहर उनके हाथ से निकल गया। और उस दूल्हे ने क्या किया? बॉम्बे को अंग्रेजों को उठा के दे दिया कि आप लोग जाइए, इस पे किराए पे चलाइए, हमको जितना भी देना है सालाना पैसा देते रहिएगा। तो ये सब उनकी कमजोरी की वजह थी, और धीरे धीरे एम्पायर का पतन होना शुरू हो गया, और अंततः पतन हो भी जाता है। क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से एम्पायर का एकदम जो है, कह लीजिए जो स्पीड थी एकदम खत्म हो गई, वो भी साथ में देख लेते हैं।
पहला, ये जो रिलीजियस पॉलिसी अपनाई पुर्तगालियों ने, ये एक बहुत बड़ी वजह बनी इनके पतन की। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि कैसे ये मुसलमानों से नफरत करते थे और भारत में क्रिश्चियनिटी का कैसे ज़बरदस्ती ये लोग विस्तार कर रहे थे, जिससे हिंदू मुस्लिम दोनों परेशान थे। हालांकि इससे पहले भी भारत में क्रिश्चियनिटी का विस्तार हुआ। अकबर के टाइम पे कई सारे लोग आए, रोडोल्फो एक्वाविवा आया और एंटोनियो आया, मॉन्सेरेट आया। एंटोनियो मॉन्सेरेट एक ही आदमी। बहरहाल यहाँ पे इनका समझते पुर्तगालियों का। तो 1540 में भारत में एक फादर आए थे, एक संत आए थे जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के टाइम पे भारत में कह लीजिए कि आधिकारिक तौर पे, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1540 की बात हो रही है। सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आए और भारत में आधिकारिक रूप से धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। कैसा धर्मांतरण? क्रिश्चियनिटी में, हिंदू मुस्लिम का क्रिश्चियनिटी में धर्मांतरण। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया 1560 में, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंक्विजिशन। इसका मतलब ये था, ये धर्मांतरण को सपोर्ट करने के लिए था। कई बार ऐसा होता था कि लोग धर्मांतरण करते थे तो उनके घर वाले उनका तिरस्कार कर देते थे। तो ऐसी कुछ घटनाएं ना हो, लोग बिंदास क्रिश्चियनिटी में आए, बिंदास रहें, खाएं पिएं, धर्मांतरण करें, उसको सपोर्ट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। तो ऐसी जब पॉलिसी भारत में आई तो हिंदू मुस्लिम दोनों को गुस्सा आया, दोनों के दिल में पुर्तगालियों के लिए नफरत आई और आम जनता एकदम पुर्तगालियों से नफरत करने लगी। तो भारत के जो राजा महाराजा थे, जो बादशाह वगैरह थे, वो भी इनसे चिढ़ना शुरू हुए, क्योंकि उनको भी दिक्कतें होती थी। उनके भी साम्राज्य में कई ऐसे लोग थे, उनके खानदान में ऐसे लोग थे जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो एक फैक्टर जो इनके पतन का रहा वो रहा उनकी धार्मिक नीति या फिर रिलीजियस पॉलिसी। दूसरा फैक्टर, अभी हम बताया कि भारत में बाकी कंपनियां आई, बाकी यूरोपियन कंपनियां आई और उसमें आप किसका एग्जाम्पल लिखेंगे? आप एग्जाम्पल लिखेंगे डच, आप एग्जाम्पल लिखेंगे इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, आप एग्जाम्पल लेंगे फ्रेंच। तो ये एक फैक्टर रहा भारत में पुर्तगालियों के पतन का, उनकी बर्बादी का। इसके अलावा एक फैक्टर रहा एनेक्सेशन ऑफ स्पेन। स्पेन ने पुर्तगाल पे कब्जा किया, अभी हम बताया थोड़ी देर पहले। तो स्पेन ने पुर्तगाल पे कब्जा किया तो स्पेन ने भारत पे ध्यान ही नहीं दिया, तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो पुर्तगालियों की पतन का रहा वो रहा पावरफुल मुगल्स। भारत में पावरफुल जो है उस टाइम पे अगर कोई एम्पायर था तो वो था आपका मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर इतना पावरफुल था कि समझिए कि पुर्तगालियों की मुगल एम्पायर के सामने कोई औकात थी ही नहीं। फिर भी मुगल एम्पायर ने कह लीजिए कि इन लोगों पे तरस खाया और अपने साम्राज्य में इनको रहने की परमिशन दी एक तरीके से। ठीक है, 1579 में 1579 एक इंपीरियल फरमान जारी किया गया था पुर्तगालियों के लिए। ठीक है, एक शाही फरमान जारी किया गया था पुर्तगालियों के लिए कि आप जो है बंगाल में नदी के किनारे आप सेटल हो सकते हैं, पूर्वी तट पे सेटल हो सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। मुगलों ने बड़ा दिल करके परमिशन दे दी थी, लेकिन ये लोग क्या करते थे, हुगली नदी के किनारे डकैती करते थे, जहाज़ों को लूटते थे। यहाँ तक कि सूरत के आसपास गुजरात वाला जो तट है वहाँ पे भी जहाज़ों की लूटपाट करते थे। और बंगाल में इतनी बुरी हालत थी कि वहाँ पे लूटपाट तो करते थे, हिंदू मुस्लिम बच्चियों को ये लोग किडनैप करते थे। किडनैप करने के बाद उनका धर्मांतरण करते थे और ज़बरदस्ती उनको क्रिश्चियन बना के शादी करके, मतलब गुलाम के तौर पे बेच देते थे। ये बात मुगल
एम्पायर में जब फैली, जब मुगल बादशाह को पता चली, तो मुगल बादशाह ने शाहजहां के टाइम पे खास तौर पे 1632 में वहां पे उन्होंने ऑर्डर किया कि पुर्तगालियों को भारत से उखाड़ के फेंकने का वक्त आ गया। तो भारत से तो नहीं उखाड़े उन्होंने, बल्कि हुगली में एक इन्होंने एक्शन लिया 1632 में। और उस टाइम पे वहां जिसने लीड किया इस युद्ध को, उसका नाम था कासिम खान। मुगल बादशाह की तरफ से कासिम खान को फरमान जारी किया गया कि पुर्तगालियों ने नाक में दम किया है, जबरदस्ती बच्चियों को गुलाम बना रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, तो इसलिए उनको उखाड़ के वहां से फेंको। और बहुत ही जबरदस्त कैंपेन हुआ, अभियान हुआ कासिम खान की तरफ से, और पुर्तगालियों को हुगली से, बंगाल से उखाड़ के फेंक दिया गया। इसके अलावा 1613 में भी एक घटना हुई थी, ये भी मुगल एम्पायर की तरफ से की गई थी, क्योंकि सूरत में जहाज़ों को ये लोग लूटा करते थे। मुगल दरबार के जो व्यापारी जहाज थे उनको भी ये लोग लूटते थे। तो उस टाइम पे जहांगीर ने ऑर्डर दिया था, एक वहां का जो जनरल था, नाम था मुकर्रब खान। मुकर्रब खान को ऑर्डर दिया कि सूरत में ये पुर्तगाली कोई ज़्यादा ही तमाशा कर रहे हैं, तो उनको उखाड़ के फेंको। तो मुकर्रब खान ने भी बहुत ज़बरदस्त अभियान किया और वहां से भी पुर्तगालियों को उखाड़ के फेंका। तो मुगल एम्पायर बहुत पावरफुल रहे, तो इन्होंने भी पुर्तगालियों को खदेड़ा, जो इनकी बर्बादी की एक वजह बना। इसके अलावा एक वजह यह भी थी कि इन लोगों के यहाँ कंपनी में करप्शन बहुत ज़्यादा था। जो कंपनी के काम करने वाले थे वो ही चोरी डकैती में लगे रहते थे, अपना प्राइवेट जो है व्यापार ये लोग करते थे। तो इससे भी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था, जो है एम्पायर को बहुत नुकसान हो रहा था। तो ये भी एक उनकी बर्बादी की वजह बना। ठीक है, अब लास्ट पोर्शन इसमें जो बचा है आपका इस चैप्टर में, वो है आपका कि भारत में पुर्तगालियों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उनका योगदान क्या रहा। ठीक है, तो अगर योगदान देखना हो तो सबसे बड़ा योगदान आजकल जो हम खा पी रहे हैं उसमें है। खासकर लड़कियों के लिए पुर्तगालियों ने बड़ा योगदान दिया, वो है कि वो आलू दे के चले गए भारत में। आलू दे के गए, तभी आज मऊ वाले आलू कचालू खा पा रहे हैं। ठीक है ना, चाहे तोरा मोरा हो, चाहे पहाड़ पूरा का हो। तो पहला ये आलू दे के गए, उससे पहले भारत में आलू नहीं था। दूसरा ये टोमेटो दे के गए, नहीं तो आज हम लोग टोमेटो सॉस नहीं खाते। इसके अलावा टोबैको दे के गए, नहीं तो मारूफ शमशाद जो है सिगरेट नहीं पी पाते। इसके अलावा मेज़ दे के गए, मक्का, लाल मिर्च दे के गए। ठीक है ना, लाल मिर्च दे के गए, तभी लड़कियां सूसू करती हैं। जितना भी तीखा हो भैया और तीखा है, भैया और तीखा होता रहता है ना। इसके अलावा दे के गए वो शकरकंद, स्वीट पोटैटो, गंजी बोलते हैं हम लोग ना, प्लस अमरूद सबका फेवरेट होता है, और ग्राउंड नट यानी कि आपकी मूंगफली, प्लस जो है दे के गए आपको पपीता, और एक वो था पाइनएप्पल। पाइनएप्पल यानी कि अनानास, और एक चीज थी वो थी आपका चीकू। ये सारी चीजें कौन देके गए? पुर्तगाली देके गए। इससे पहले भारत में ये सारी चीजें मौजूद नहीं थी, और ऐसी ऐसी चीजें देके गए जो भारत में आज एकदम आम है, बच्चा बच्चा हर इंसान मतलब खाता है। ऐसा नहीं कोई महंगा फल फ्रूट देके गए कि ड्रैगन फ्रूट तो ये तो वो, एकदम आम आम चीजें देके गए जो आज भारत के हर घर में इस्तेमाल होती हैं, और इनके बिना शायद कई सारे खाने, कई सारे क्या मैक्सिमम खाने बनेंगे ही नहीं। टोबैको को अगर छोड़ दिया जाए तो वो तो खैर अलग चीज है। तो पहला कंट्रीब्यूशन इनका भारत में ये रहा, योगदान ये रहा। दूसरा योगदान इनका रहा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनका योगदान क्या रहा? इन्होंने शिपिंग टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर की। जहाज की जो तकनीक रही ना, उसमें बहुत बेहतरी से काम किया। इन्होंने कई अलग अलग तरीके के शिप्स, जहाज इंट्रोड्यूस किए भारत में, जिसमें से कुछ नाम आप नोट कर सकते हैं। एक आता है कैरेक्स, ये जहाज के नाम है, ठीक है। एक है आपका कैरवेल, ये है कैरवेल। एक आपका आता है गैलियंस,
इस तरीके से कई सारे जहाज इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, जिन जहाज़ों ने लड़ाइयों में भी काफ़ी मदद की। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में आपका प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था भारत में। ठीक है। और लास्ट जो योगदान इनका रहा भारत में, वो रहा आपका आर्किटेक्चर में, शिल्प कला में। और वो क्या रहा, इन्होंने एक आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया, वो है आपका गोथिक आर्किटेक्चर। गोथिक आर्किटेक्चर क्या है, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, पुरानी पुरानी बिल्डिंग इस तरीके से ऐसे तिकोना तिकोना बनी रहती थी और ऊपर ऐसे सीधा सीधा एक रॉड लगा होता था, पूरा ये शीशे वगैरह लगे होते थे, इस टाइप पे ऐसे बिल्डिंग होती थी, ठीक ना। इसको बोला जाता था गोथिक आर्किटेक्चर। तो गोथिक आर्किटेक्चर भी भारत में पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है। तो ये पूरी बात थी आपके पुर्तगाली साम्राज्य के बारे में। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी।